नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज सार्थक पहल के माध्यम से हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या किसी भी भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, उसमें कंप्यूटर एक मुख्य पाठ के रूप में है और एक टफ सिलेबस भी माना जाता है इसका। बच्चे अक्सर इसको सॉल्व करने में गलती करते हैं। कंप्यूटर तो आता है सब लोगों को, लेकिन फिर भी उसी से संबंधित क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सार्थक पहल के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि हम इस मंच पर ऐसे प्रश्नों की चर्चा करें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स, यूनिक्स एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों के शुरू से अंत तक पूरी चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम इसके ऊपर करने वाले हैं और जिसने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप लोगों को प्राप्त होते रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। देखो, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो है जो हमें दिख रहा है, ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर, ये प्रिंटर, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये सीपीयू, ये हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर है। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर को काम कैसे करना है ये हम बताते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। संक्षेप में यदि देखा जाए तो कंप्यूटर सार्थक क्रमादेश मतलब निर्देश जो उसको क्रम से दिए, पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, ये जो निर्देश है। तो कंप्यूटर सार्थक क्रमादेशों और आवश्यक सूचनाओं का एक समूह है जो संगणक को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। संगणक, कंप्यूटर। एक बार सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और नहीं बना था, तो क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। ठीक है। तो कंप्यूटर पर सार्थक क्रमादेश और आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर हो गया एकदम? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि ये काम करना है, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन जो सामान्य सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जनक कौन है? जनक कौन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जनक? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो जनक है एक अमेरिकन है, डेनिस रिचे। मैंने पूरा नाम लिखा है, डेनिस मैक एलिस्टर रिचे। हम शॉर्ट में उसे याद करेंगे, डेनिस रिचे। ये अमेरिकन है। ठीक। अब प्रोग्राम क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए अनुदेशों का समूह प्रोग्राम है। प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को ये निर्देश देता है वो क्या है? प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाता है। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है मूल रूप से 3 प्रकार है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये 2 सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम
और एप्लीकेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उसको एक्टिव करने का काम करता है। साथ ही जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। भाई कंप्यूटर को हम चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उनके जितने भी हार्डवेयर उसको रन करने का काम जो करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। क्लियर हो गया? तो प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाने रखने के लिए तैयार किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो जगह काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरफ तो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा होता है, तो दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा रहता है। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक भूमिका तैयार करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, क्योंकि मेन काम करना है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करना है, लेकिन उसके लिए तैयारी कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे वीडियो प्लेयर कैसे काम करेगा? तो उसमें वो हार्डवेयर है। एप्लीकेशन सिस्टम से वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसका समन्वय। इसी प्रकार वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही लोड रहते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, तो जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में वो लेकर आता है। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस, संबंध स्थापित करना। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, एरर बताना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि ये कमी है। जैसे हम कोई फाइल ओपन हो और फिर उस सिस्टम को बंद करना चाहे तो बता देता है कि ये फाइल ओपन है, क्या फिर भी आप बंद करना चाहते हैं? तो इस तरीके से कमियों को, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके ऊपर रेड क्लिक करके बताना कि यहाँ पर कुछ गलती है। तो ये सब काम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, सबसे पहले MS DOS के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के विभिन्न वर्जन 95, 97, 98, 2000, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, गूगल क्रोम OS, एक एंड्रॉयड OS होता है, एंड्रॉयड OS। ये कहाँ रन करता है? ये एंड्रॉयड फोन में जो काम करता है वो एंड्रॉयड OS कहलाता है। ठीक है? अब हम देखते हैं अलग अलग, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार यदि देखें तो उसमें हम देखते हैं तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पहला होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर
समूह में क्रियान्वित किया जाता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं। एक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये समझने की जरूरत है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या मतलब होगा इसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर है एकदम? मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले हमने मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता जिसे टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड पर कार्य कर सकते हैं। एक साथ में कई उपयोगकर्ता, क्लियर हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खासियत है कि एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड में कार्य कर सकते हैं। एक है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। रियल टाइम मतलब जो टाइम दिया है फिक्स, इतना सेकंड इतना सेकंड इतना सेकंड, उतने में कार्य संपन्न। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, अगला है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देखो पर्सनल कंप्यूटर चल रहे हैं, तो उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर जितने भी लैपटॉप है, टैबलेट है, पॉमटॉप है, स्मार्टफोन है, ये सब क्या है? एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS वगैरह, ये सब एकल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग की बात आई तो प्रोसेसर भी आएगा वहां पे। तो इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है, तो इससे कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो इसे क्या बोला जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे यूनिक्स, लाइनक्स और विंडो 7 मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विकल्प में क्वेश्चन बन सकता है, अभी मैं पूछूंगा भी, याद रखना है बराबर। यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 7 ये कौन से? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके दो भाग है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, जेनिक्स, गूगल क्रोम ओएस, एंड्रॉयड ओएस और MS DOS। अब हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इससे पिछला वाला वीडियो जिसने हमारा नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकता है। उसमें हमने देखा है लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने मशीन लैंग्वेज, उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद में पढ़ा था HLL हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाएं। तो माइक्रो प्रोसेसर जिस भाषा में काम करता है वो होता है मशीन लैंग्वेज, लेकिन वो भाषा यूज़र फ्रेंडली नहीं होती, यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग करना उतना सरल नहीं होता, कठिन बहुत होता है। तो इसलिए हम जो है लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज को
मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर। कौन होता है? असेंबलर। ये क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है, असेंबलर। इसके बाद में क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा है, कोबोल है, सी है, C++ है, ये सभी भाषाओं को मशीन भाषा में बदलता है। ये तीनों चीज़ एकदम याद रखेंगे। अब हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, और इसमें 3 पढ़े हमने, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर जैसा अभी हमने बता दिया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे जाते हैं और प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है, और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो काय में लिखते हैं? या तो लो लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। क्लियर? तो यदि हम इसको कोड के रूप में देखें तो पहले आया असेंबली भाषा जिसे हम लिखेंगे सोर्स कोड, और बीच में क्या होगा? असेंबलर, और वो काय में बदलेगा? मशीन भाषा में। मशीन भाषा को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड, जिसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है सोर्स कोड और जिसमें बदलना है ऑब्जेक्ट कोड, और दोनों के बीच में क्या होगा? असेंबलर। क्लियर? अब हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर तो ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को ये काय में बदलते हैं? मशीन भाषा में बदलते हैं। तो यहाँ पर सोर्स कोड कौन सा होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट कोड होगा मशीन भाषा, मशीनी भाषा। और बीच में कौन होगा? कंपाइलर। बीच में कौन होगा? कंपाइलर। इसी प्रकार इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर तो कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। पर अंतर क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? दोनों का काम तो वही है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना। लेकिन अंतर क्या है? इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक करके मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, जबकि कंपाइलर क्या कर रहा था? एक साथ पूरे प्रोग्राम को बदल रहा था, और ये एक एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे सोर्स कोड कौन सा होगा? उच्च स्तरीय भाषा। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट कोड मशीनी भाषा, और बीच में इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर। ठीक, अब हम देखेंगे आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो सबसे पहला है MS-DOS। ऊपर MS-DOS। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कब तैयार किया गया था इसे? 1981, 1981 में IBM व माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से इसे तैयार किया गया था। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS-DOS के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और यह आया है 1990 में विंडोज 3.0 के नाम से शुरू हुआ, 3.0। इसके बाद में 95, 98 विंडोज ME मिलेनियम, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। अभी कौन सा चल रहा है? विंडोज 11। क्लियर हो गया ये? इसकी एक खासियत है GUI। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस। चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर क्या है, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूछा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो 2-3 बातें उसमें लिखी रहेगी। तो सबसे पहला क्या बताया मैंने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित है। चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिक्स। यूनिक्स, ठीक, तो यूनिक्स यह एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, याद रखना है, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका विकास 1970 में 1970 में बेल लैबोरेटरीज के कैन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया था। लाइनक्स, याद रखना बराबर, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर 1970 में बेल लैबोरेटरीज के कैन थॉमसन व डेनिस रिची के द्वारा। क्लियर। इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। वेब सर्वर के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का, यूनिक्स, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लिनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। 3 शब्द, एक तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए है और क्या फिर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, लाइनक्स, ठीक। कब बनाया गया लाइनक्स? 1992 में, 1992, जबकि यूनिक्स 1970 में और 1992 में लिनक्स, ठीक। लिनक्स ने ही बनाया था और उसी के नाम पर इस सॉफ्टवेयर का नाम भी लाइनक्स रखा गया है, 1992। इसका जो पहचान चिन्ह है लाइनक्स का क्या है, किसी को पता है? सोचो 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 सोचो। इस लाइनक्स का पहचान चिन्ह है टस्क नामक पेंगुइन है ना, टस्क नामक पेंगुइन इसकी पहचान चिन्ह है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स का मोनो क्या है, पहचान क्या है? पेंगुइन, ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए, टैबलेट के लिए गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, गूगल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DTP। ये क्वेश्चन पूछा गया, DTP क्या फुल फॉर्म है? DTP, डॉट पर इंच, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये इतने सारे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पढ़ना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो यह प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, बस। जबकि पहले जो हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में संबंध बनाने के लिए था। लेकिन ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए या विशेष प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया जाता है।
संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकतानुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो यह सॉफ्टवेयर द्वारा टेक्स्ट, पत्र है, रिपोर्ट है, पुस्तकें आदि तैयार करने, उसमें संशोधन करने, आकार में परिवर्तन करने, प्रिंट करने, स्पेलिंग चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बड़ा सरल है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। काय के लिए? कोई भी टेक्स्ट, दस्तावेज तैयार करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कॉपी पेस्ट, सभी के लिए, मतलब टेक्स्ट से संबंधित, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसर। फिर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। गणितीय तथा सांख्यिकीय डाटा को टेबल अर्थात रो में प्रदर्शित करना हो तो फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसे क्या बोलेंगे? एक्सेल, एमएस एक्सेल में जो काम किया जाता है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है सब काय के उदाहरण है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काय का उदाहरण? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके बाद है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटा को स्टोर करने, उसमें संशोधन करने, उसका वर्गीकरण करने के लिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब इस सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य होता है, जैसे कहीं सम्मेलन हो रहा, संगोष्ठी हो रही हो, कोई वेबिनार हो रहा हो, सेमिनार हो रहा हो, तो उसकी सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग अर्थात DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें कंप्यूटर और उसके सहयोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार्य में व्यवहार किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके अंतर्गत कोरल ड्रा है, वेंचुरा है, पेज मेकर है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये सब आएगा। फिर है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स अर्थात ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र के माध्यम से यदि डाटा को प्रदर्शित करना हो तो फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने, नक्शा, उसका 3D चित्र बनाना, प्रेजेंटेशन करना, उसमें संशोधन करना, ये सब कार्य काय के अंतर्गत? कैड सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर पत्र वगैरह लिखने के लिए, स्प्रेडशीट गणितीय गणनाएं करने के लिए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब कोई संगोष्ठी वगैरह हो रही है तो उसमें प्रेजेंट करने के लिए, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके अंतर्गत MS पब्लिशर, पेज मेकर वगैरह। फिर है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, रेखा चित्र के माध्यम से डाटा को प्रस्तुत करना। फिर है कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। अंतिम कड़ी के रूप में हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या? कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फॉर्मेटिंग, इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, ऑप्टिकल डिस्क हो, प्रयोग करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। प्रयोग करने के पहले उसके अनुकूल बनाया जाता है। इसके उसमें जो स्टोरेज जो है, उसमें जितने भी कैरेक्टर है, जो सेक्टर है, उन सब की जांच की जाती है। मौजूदा डाटा को पहले मिटाया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग क्लियर है एकदम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी डिस्क है, चाहे फ्लॉपी हो या कोई भी हो,
जब दूसरे सिस्टम में उपयोग किया जाता है तो उस सिस्टम के अनुकूल पहले उसे बनाया जाता है। फिर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां तथा अनावश्यक प्रोग्राम और डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि कर दी जाती है। जो अनावश्यक डाटा वगैरह उसे हटा देना, डिस्क क्लीनअप। फिर है बैकअप प्रोग्राम। पता चल रहा है सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैकअप प्रोग्राम सब पता है। कंप्यूटर में लगी मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है, तो इससे बचने के लिए डाटा की कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क पर संग्रहित रखा जाता है। इसे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। तो बैकअप प्रोग्राम। एंटीवायरस यूटिलिटी, सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम या अनुदेश जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न कर सकता है, वायरस उत्पन्न आ जाता है। वायरस जो कॉपी वगैरह कर लेता है, फाइलों को डिलीट कर लेता है, तो इन्हें निष्क्रिय करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसके बाद है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, तो एक स्थान पर रखी गई सूचनाओं तथा डाटा का संग्रह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है। इन फाइलों को क्रम से रखना, छोटा करना, बड़ा करना, ये सब फाइल मैनेजर के अंतर्गत होता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न शब्दावली। विभिन्न शब्दावली हम देखेंगे। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है? सॉफ्टवेयर पैकेज अनेक सॉफ्टवेयर का समूह जिसे उपभोक्ता को एक साथ प्रयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अनेक सॉफ्टवेयर, जैसे हम नया सिस्टम लेते हैं तो उसमें ढेर सारे सॉफ्टवेयर अपलोड करके दे दिए जाते हैं जो हमें काम करने में मदद करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यालय के लिए प्रयोग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर पैकेज। MS ऑफिस क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज। अब रिटेल सॉफ्टवेयर क्या है? रिटेल सॉफ्टवेयर क्या होता है प्रॉपर? रिटेल सॉफ्टवेयर, रिटेल सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है तथा जिसे उचित शुल्क चुकाकर प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे रिटेल सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे टेली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज़, ये सब क्या है? रिटेल सॉफ्टवेयर। इनको खरीदना पड़ता है, पैसे देना होता है। फिर है OEM सॉफ्टवेयर। OEM, O ओरिजिनल, E इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर, OEM सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपनी द्वारा हार्डवेयर उपकरण के साथ एक पैकेज के रूप में दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर। मतलब इसे अलग से खरीदना है क्या? नहीं। जो कंप्यूटर के साथ में जो सिस्टम खरीदेंगे तो उसके साथ में, हार्डवेयर के साथ में जो सॉफ्टवेयर भी दे देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? OEM सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर। फिर है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब देखो, हमने क्या, रिटेल सॉफ्टवेयर मतलब जो खरीदे जाते हैं, और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, जैसे शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ये कौन से सॉफ्टवेयर है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर बताया मैंने, फ्रीवेयर। शेयरवेयर क्या करता है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, शेयरवेयर कहलाता है। और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। डेमो सॉफ्टवेयर, ये भी पता चल गया होगा। डेमो सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी द्वारा नया सॉफ्टवेयर जारी करने से पूर्व प्रचार के दौरान उस सॉफ्टवेयर को मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
और फिर एक निर्धारित समयावधि के बाद में उसके पैसे लिए जाते हैं। तो वो कौन सा? डेमो सॉफ्टवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर। उसके बाद में है फर्मवेयर। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है जिसका प्रयोग हार्डवेयर की जगह किया जा सकता है। फर्मवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है और जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर की जगह, मतलब हार्डवेयर की जगह उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रोम, प्रोम, ईरोम मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर निर्देश फर्मवेयर का उदाहरण है ना? वो फर्मवेयर का उदाहरण है। अब है टेस्टिंग व डीबगिंग। टेस्टिंग व डीबगिंग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है और इन त्रुटियों को ढूंढने और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। और इस कार्य के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? डीबगिंग सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग मतलब जांच करना कौन कौन सी गलती है और फिर उसे दूर करना। एक है कर्नेल, KERNEL, कर्नेल। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु या आधारित संरचना वाला भाग है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखेंगे बूटिंग। एक महत्वपूर्ण है बूटिंग सॉफ्टवेयर। तो बूटिंग कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीय मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालता है। तो उसे क्या कहेंगे? बूटिंग। क्लियर है एकदम? ये अक्सर होता ही है कि कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में डालता है और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको उपयोग के लायक बनाता है। तो इसे क्या कहेंगे? बूटिंग। बूट स्ट्रैप भी इसे कहते हैं। और ये दो प्रकार का होगा, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूट और वार्म बूट। जब किसी बंद कंप्यूटर को पावर या स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तो उसे कोल्ड बूट कहा जाता है। बंद कंप्यूटर को पावर या स्टार्ट बटन दबाकर चालू किया जाता है तो उसे कंप्यूटर बूटिंग को क्या? कोल्ड बूट। और वार्म बूट जब पहले से चालू कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः बूट कराया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? वार्म बूट। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। किसी हार्डवेयर को निर्देशित व नियंत्रित करने तथा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर हेतु निर्देशों का सेट या निर्देशों का समूह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक भाग। हार्डवेयर जिसे छू सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, वो हार्डवेयर। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है क्या कहलाता है? प्रोग्रामर। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है उसकी जांच करता है क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ना। लाइनक्स क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दो या अधिक प्रोग्राम में एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। बड़ा सरल सा है। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है?
DOS, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर एक साथ करते हैं ना, तो इसमें भी है मल्टी प्रोसेसिंग, इसे भी बोलेंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों प्रोसेसर साथ साथ काम कर रहे हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुदित करता है। एक बार में एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुदित करता है, इंटरप्रेटर, है ना। और पूरा प्रोग्राम कर देता है तो फिर कंपाइलर, और एक एक कर रहा है तो फिर इंटरप्रेटर। ठीक। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट कलेक्शन को एक नई फाइल में खोलता है? तो वो है कंपाइलर। कौन सा? कंपाइलर। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? तो है सिंटैक्स की गलती, सिंटैक्स की गलती, सिंटैक्स की गलती का पता लगाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स, बग। क्या कहते हैं? बग। मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या? मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? फ्रीवेयर, फ्रीवेयर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड हमने देखा मशीन भाषा हो नहीं, सोर्स कोड HLL हो सकता है या LLL हो सकता है। लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है। तो कौन करता है? ये कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है? कंपाइलर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है, अभी पढ़ा। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर होता है ना, वर्ड प्रोसेसर। रोम में स्टोर किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम, रोम में स्टोर किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में काम कर सकता है। ठीक। तो रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर, फर्मवेयर। ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ग्रुपवेयर क्या है? लिखा हुआ है, सामने ही दिख रहा है। तो ग्रुपवेयर क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? बूटिंग। गुड, बहुत शानदार, बूटिंग। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग। अब हम कुछ विकल्प वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो 10 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, लाइनक्स है, विकल्प है आपके सामने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम, कंप्यूटर, वायरस। बिल्कुल सरल उत्तर एकदम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन कहता है? सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, तो ये कहलाता है डीबग। इसे कहते हैं पैच। डीबग का दूसरा नाम क्या है? पैच, PATCH। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशन या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही था, पैच। क्या था? पैच, जिसे डीबग भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं
तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन अच्छे समझे। तीसरा क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन रहे ये, बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा, एडिटिंग द्वारा। बूटिंग, बूटिंग जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो बूट करता है ना, वो वही तो देखता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जो है ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बूटिंग। सही उत्तर होगा बूटिंग। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL टेक ना, टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस, टीसीएस का फुल फॉर्म क्या? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। पांचवा क्वेश्चन है, सी भाषा है। सी भाषा है। सी और C++ की बात करें, ये भाषा है निम्न स्तरीय भाषा, मशीन स्तर की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या संयोजन स्तर की भाषा? उच्च स्तरीय भाषा, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब छठवां क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड। सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सिस्टम कोड, और हमारा सही उत्तर है प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड। हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनक्स। अभी दिमाग में मत ले लेना, नहीं तो बोल देंगे कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी विकल्प दूसरे मिलने वाले हैं। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर है, कॉमर्शियल है, प्राइटरी है या ओपन सोर्स है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स। कौन सा? ओपन सोर्स। आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन, कंपाइलर। अंतिम क्वेश्चन, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर, चार विकल्प ये रहे। यह एक प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। करता है क्या कंपाइलर? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए असेंबलर होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपाइलर की। यह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मशीनी भाषा में लिखित प्रोग्राम है या असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम है? जब हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं तो ये उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही है। तो मित्रों, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सार्थक पहल के साथ बने रहिए, और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।